क्लास 11 फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर चल रहा है मैथमेटिकल मेथड्स इन फिजिक्स। इसमें फर्स्ट हमने फंक्शन पढ़ा, फिर डिफरेंशिएशन पढ़ाई की, इंटीग्रेशन पढ़ लिया। तो ये 3 जो हमारे वीडियोस थे ये आपको मैथमेटिकल टूल्स की आइडिया दे रहे थे कि आगे फिजिक्स में हमें इनका यूज पड़ेगा। तो उसकी एक बेसिक आइडिया आपको थी कि हाँ आपने समझ लिया है, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब उसके बाद एक इंटायरली डिफरेंट चीज़ है जो यहीं पे पढ़ना है हमें, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। पहले ये एक अलग चैप्टर हुआ करता था, लेकिन बाद में एनसीईआरटी ने क्या किया, इस चैप्टर को बाइफर्केट करके अलग अलग सेक्शंस में डाल दिया। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो एक चैप्टर है आपका वर्क पावर एनर्जी, उसमें वेक्टर अलजेब्रा को डाल दिया गया। फिर उसके आगे जब हम और आगे पढ़ेंगे रोटेशनल डायनामिक्स, तो वहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट को डाला गया। अब ये ठीक है, वहाँ पे चूँकि इसकी एप्लीकेशन होती है तो हमें उसे वहाँ भी पढ़ना चाहिए, लेकिन उसके पहले के जो चैप्टर्स हैं जैसे आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो गया, मोशन इन प्लेन हो गया, वहाँ भी हमें वेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, उसकी नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, हम उसे यूज़ करते हैं। तो बेटर तरीका यह है कि फिजिक्स की मेन कोर्स स्टार्ट करने से पहले ही स्केलर और वेक्टर के बारे में जानकारी हो जाए, और फिर जैसे जैसे हमारा चैप्टर आगे चलेगा हम इसके बारे में डिटेल में प्रैक्टिस करते रहेंगे, इसकी यूज़ करते रहेंगे, तो हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट होता जाएगा। तो स्केलर्स और वेक्टर इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। ये आपको पूरे फिजिक्स में पूरे 11th और पूरे 12th काम आता है, इसमें ध्यान से इसको पढ़ना चाहिए। और अच्छा ये होगा कि कम से कम हफ्ते में एक दिन आप, जब आप 11th में हैं तो हफ्ते में एक दिन चाहे जिस चैप्टर में भी आप चले जाएं, आपका पूरा 11th का सिलेबस कंप्लीट होने तक हफ्ते में एक दिन कम से कम आधे घंटे आप स्केलर और वेक्टर को ज़रूर पढ़ें, उसकी प्रैक्टिस करें। इससे क्या होगा, आपकी फिजिक्स न्यूमेरिकल एबिलिटी बढ़ेगी। हालांकि वेक्टर अप्रोच से क्वेश्चंस कम बनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा इसमें कि स्केलर और वेक्टर बेसिकली क्वांटिटीज़ हैं, है ना। तो अगर मैं बात करूं आपकी कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज टर्म्ड एज अ फिजिकल क्वांटिटी। जिस चीज़ की भी आप मेजरमेंट कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। तो वी कैन राइट एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज टर्म्ड एज अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, नाउ फिजिकल क्वांटिटी आर ऑफ 2 टाइप, one is scalar, another is vector. One is scalar quantity, another is vector quantity. ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी ही 2 तरह की होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होगी और एक फिजिकल क्वांटिटी होगा। अब स्केलर क्वांटिटी क्या है, ऐसी दोज क्वांटिटी विच रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड फॉर इट्स कंप्लीट स्पेसिफिकेशन इज कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी। मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिसको पूरी रूप से एक्सप्लेन करने के लिए हमें सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती हो, उसे ही हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, है ना। डेली एग्जाम्पल की बात करें तो आप कह रहे हो 4 kg राइस, तो आपको आइडिया लग जाता है कि राइस आपने 4 kg लिया, इसकी क्वांटिटी इतनी होगी। अब इसमें इसका कोई डायरेक्शंस का रिलेशन इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। वहीं पे अगर मैं लिख दूँ 100 kg राइस, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि कितनी क्वांटिटी की बात हो रही है। उसी तरह से तो अगर कोई सी क्वांटिटी को सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है तो वही स्केलर है। अब इसके एग्जाम्पल आपके फिजिक्स की क्वांटिटी के टर्म में अगर मैं बताऊं तो सबसे पहला तो टाइम है। देखो टाइम में डायरेक्शन होता है, हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कर सकते हैं, है ना, लेकिन ये वेक्टर नहीं है, ये इसे स्केलर माना गया है। क्योंकि
अब वेक्टर होने के बहुत सारी कंडीशन है जो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी आप ये समझिए कि टाइम इज ए स्केलर क्वांटिटी, वी आर डीलिंग विथ मैग्नीट्यूड ऑफ टाइम, और हम टाइम के पीछे नहीं जा सकते। ठीक, टाइम हमेशा एक वन डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। दूसरा है आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस इज ऑल्सो स्केलर। तो अगर मैं प्रॉपर वे में लिखूं कि आगे जब हम फिजिक्स पूरी 11th और 12th पढ़ लेंगे तो उसमें स्केलर क्वांटिटी की क्या क्या कौन कौन से हो सकते हैं, तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से स्केलर हैं। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख दूं। स्केलर क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी which require only magnitude for its complete specification are termed as scalar. Examples are टाइम, डिस्टेंस, मतलब ये सब ऐसी क्वांटिटी हैं जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही बताई जा सकती है कंप्लीटली। टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, ठीक है, प्रेशर, प्रेशर में डायरेक्शन है लेकिन ये स्केलर है। तो ये चीज़ें जब आप वेक्टर पढ़ लेंगे तब समझ में आएगा कि वाई प्रेशर एंड टाइम आर स्केलर। टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, प्रेशर, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा वर्क, एनर्जी, पावर, सरफेस टेंशन। ये सब जो मैं नाम ले रहा हूँ ये सब आपको 11th में आगे जाकर के पढ़ने हैं। तो मैं चूंकि एग्जांपल्स लिख रहे हैं तो मैंने लिख दिया है बहुत सारे। पोटेंशियल, अब पोटेंशियल कैसी भी हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो, ये स्केलर होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये सब 12th में पढ़ने हैं, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हैं। तो ये सारी जो क्वांटिटीज़ आपको अभी बताई गई इसमें ये सब के सब स्केलर हैं, इनको सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही एक्सप्रेस की जा सकती है। इसमें तीन चीज़ें हैं जिनमें कन्फ्यूज़न अक्सर होती है स्टूडेंट को। एक है आपका टाइम, एक है प्रेशर और एक है इलेक्ट्रिक करंट। ये तीन स्केलर इसलिए कहे गए हैं क्योंकि ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। अब थोड़ी देर के बाद आपको समझ में आएगा कि वेक्टर लॉ क्या है, पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। तो अब हम चलते हैं दूसरी क्वांटिटी। ये तो एक स्केलर क्वांटिटी थी, अब हम पढ़ते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी those quantity which requires both magnitude and direction for its complete specification are called as a vector quantity। ठीक है, मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसे हमें एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, ठीक है। बिना डायरेक्शन के ये कंप्लीटली डिफाइन नहीं होता। तो ऐसे क्वांटिटी को ही हम वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। और इसकी एग्जांपल हो जाएगी, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। डिस्प्लेसमेंट, देखिए डिस्टेंस आपका स्केलर था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है,
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी आपको ये बताई जाती है कि डिस्प्लेसमेंट आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। जैसे मान लो आप न्यू दिल्ली से बॉम्बे जा रहे हैं बाय ट्रेन, तो ट्रेन का रूट शॉर्टेस्ट रूट नहीं है, वो किसी भी पाथ से होके जा सकती है, तो उसकी जो पाथ लेंथ होगी वो डिस्टेंस होगा। लेकिन अगर आप बाय प्लेन जाएंगे तो प्लेन जो है ट्रेन की तरह नहीं चलेगी, ट्रेन को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लाई करना है। तो न्यू दिल्ली और बॉम्बे के बीच में एक स्पेसिफिक डायरेक्शन आ गई शॉर्टेस्ट रूट की, है ना। तो एक डायरेक्शन आ गया, तो अब ये जो डिस्टेंस मेजर्ड हुआ है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, वही आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व है, तो ये क्या हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी हो गई। और डिस्टेंस क्या हुआ आपका, उसमें कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, वो स्केलर क्वांटिटी हो गया। ठीक, वेलोसिटी ये भी वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, मोमेंटम होती है मास इनटू वेलोसिटी, ये भी वेक्टर है। मास आपका स्केलर क्वांटिटी है। मोमेंटम, इंपल्स होता है फोर्स मल्टीप्लाई टाइम, ये आप लॉज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद मान लीजिए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, एटसेट्रा, बहुत सारी हैं। ये सब क्या हो जाएगा आपका वेक्टर क्वांटिटी है, जिनको कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए आपके पास एक स्केल है ना। इस स्केल में ग्रेजुएशन की हुई है 0, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो आप मान लीजिए 1 सेंटीमीटर से चलना शुरू किए, 2 सेंटीमीटर की तरफ जा रहे हैं, तो एक डायरेक्शन हो गया। या आप मान लो कि आप 5 सेंटीमीटर से 0 सेंटीमीटर की तरफ जा रहे हैं, तो ये भी एक डायरेक्शन हो गया, है ना। इधर से ऐसे चल रहे हैं, एरो आपको एक डायरेक्शन इन्वॉल्व कर रहा है, यहाँ से भी एक डायरेक्शन बता रहा है, ये लेफ्ट जा रहा है, ये राइट जा रहा है। ठीक है, तो वेक्टर को एरो हेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो हेड। एरो हेड का मतलब हो गया ये चीज, है ना। जरूरी नहीं कि ऐसे ही हो, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकता है ना, यूं भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, हर जगह कैसे भी बना दो। मतलब इस एरो हेड है, ये एक तरफ टेल दिख रही है। अब एरो हेड में ये जो पीछे वाला पॉइंट होता है जिसमें हेड नहीं लगी हुई है, इसको हम बोलते हैं टेल, और ये पॉइंट कहलाता है हेड। ठीक है, तो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह एरो हेड से, जिसमें एक पॉइंट हेड है और एक पॉइंट टेल है। फॉर एग्जाम्पल इसे आप क्या पढ़ेंगे, लेटर पी। ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे लेटर पी या सिंपल पी। अब इसी पे अगर मैं एक वेक्टर ऐसे डाल दूं तो ये कहलाएगा वेक्टर पी। इसको हम प्रोनाउंस क्या करेंगे, वेक्टर पी। ठीक है, उसी तरह अगर वेक्टर ए ऐसे डाल दिया गया
तो इसे हम कहेंगे वेक्टर ए। ठीक है। अब अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज हो, जैसे आप वर्ड फाइल टाइप करते हैं तो उसमें कुछ लेटर्स वगैरह टाइप करते हैं, तो एक नॉर्मल फॉन्ट में होता है और एक होता है आप उसको बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड मतलब बाकी से वो थोड़ा ज़्यादा डार्क दिखता है ना। तो एनसीईआरटी में वेक्टर को रिप्रेजेंट किया गया है बोल्ड लेटर से। जैसे अगर ए है ना, इसको आप देखोगे ध्यान से तो वो बोल्ड में लिखा होगा। जैसे फोर्स है तो फोर्स में बोल्ड लेटर से उसको रिप्रेजेंट कर दिया गया। जनरली हम एफ पे ऐसे वेक्टर डालेंगे तो वेक्टर पी है, वेक्टर एफ है, मान लीजिए ये वेक्टर एफ है, एरो हेड डाल दिया, वेक्टर एफ हो गया। लेकिन एनसीईआरटी में एरो हेड नहीं लिखा हुआ है, उसको बोल्ड फेस से रिप्रेजेंट किया गया। तो ये भी क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन का एक स्टाइल है कि वो वेक्टर है। ठीक है, तो ये तो एनसीईआरटी में इस तरह से लिखी हुई है। नॉर्मली फिजिक्स में हम एरो हेड यूज करते हैं। ठीक है, किसी किसी बुक में, कुछ फॉरेन बुक्स होते हैं या फिर इंडियन बुक्स ही हैं, उसमें इस फोर्स को ऐसे एक बार से रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। तो ये भी वेक्टर, ये सारे क्या है, वेक्टर्स के रिप्रेजेंटेशन है। डिफरेंट पब्लिशर्स डिफरेंट तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके पीछे लॉजिक ये होता है ना कि जब उनको स्पेस बचाना होता है ना, तो बेस्ट वे स्पेस बचाने का कि बोल्ड फेस कर दो। अगर आप इसके ऊपर एरो हेड डालोगे, इस तरह से डालोगे, तो आप कॉपी में लिखते समय ही आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, आपको एक लाइन छोड़नी पड़ेगी। तो पब्लिशर अगर एक लाइन छोड़ देगा तो उसको, उसके बुक के पेजेस बढ़ जाएंगे, है ना। तो इसलिए वो अवॉइड करता है इस चीज़ को, या इस चीज़ को सीधा इसको फॉलो कर लेता है। ठीक है, तो ये तो था रिप्रेजेंटेशन। लेकिन कॉमन प्रैक्टिस जब हमें पढ़ना है तो हम वेक्टर को एरो हेड से ही रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह। क्लियर है? चलिए, मतलब अब वेक्टर में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। तो देखिए, जैसे ये वेक्टर है आपका एफ कोई वेक्टर है, तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो इस वेक्टर का अगर आप मॉड निकाल लोगे, मॉडुलस है ना, मॉड निकालते हैं, तो जब आप इसका मॉडुलस निकाल लोगे तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बचेगा, ओनली मैग्नीट्यूड। मतलब मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर इज स्केलर, वो स्केलर हो जाएगा। मतलब मॉड ऑफ वेक्टर अगर आपने लिया तो वो सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड देगा, ये स्केलर बन जाएगा। मतलब आपने डायरेक्शन इग्नोर किया है। ठीक है, दूसरा, अब डायरेक्शन की बात करें। डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, तो कैप एक सिंबल होता है जिसको हम कैप पढ़ते हैं, ऐसे कैप है ना, ये कैप हो गया। इस सिंबल को यूज़ की जाती है एक वेक्टर को डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे मैं एफ कैप बोल दूँ, इसका मतलब हो गया कि ये यूनिट वेक्टर है, ये आपका यूनिट वेक्टर पी हो गया, यूनिट वेक्टर एफ। ठीक है, इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन ऑफ एफ है ना। यूनिट वेक्टर बोलने का मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये 1 हो जाएगा। कहने का मतलब अगर मैं आई पावर कैप डाल दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो यूनिट वेक्टर आई है, इसको क्या पढ़ेंगे, यूनिट वेक्टर आई। इसको क्या पढ़ेंगे, यूनिट वेक्टर जे। इसे क्या पढ़ेंगे, यूनिट वेक्टर के। और इन सब का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1। इन सब की मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि आई जे एंड के आर यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर आपको समझ में आया क्या चीज़ होता है? ठीक, जनरली आई जे के को
कोऑर्डिनेट एक्सिस में जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस है आपका, इधर मान लीजिए एक्स एक्सिस हो गया, इधर वाई एक्सिस हो गया और इधर जेड एक्सिस हो गया। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम आई यूनिट वेक्टर लेंगे, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जे यूनिट वेक्टर लेंगे और जेड एक्सिस के अलॉन्ग के यूनिट वेक्टर लेंगे, है ना। तो ये कन्वेंशन है, आप इसे लॉ कह लीजिए कि ये हमारा फिक्स्ड है कि हमें ऐसे ही लेना है फिजिक्स में, ठीक। तो ये सारे यूनिट वेक्टर्स हैं और इनके मैग्नीट्यूड 1 होते हैं। जैसे अब और मैं क्लियर कर दूं आपको कि जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये वाई डैश एक्सिस है, टू डायमेंशन ही ले रहे हैं। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ आई यूनिट कैप आएगा और निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ माइनस आई हो जाएगा। पॉजिटिव आई की तरफ पॉजिटिव जे होगा, निगेटिव वाई की तरफ नेगेटिव जेड होगा। तो ये कन्वेंशन हो गया। अब रही बात जेड की, तो जेड एक्सिस जो है इसके परपेंडिकुलर होगा। मतलब जब आप ये एक्सिस बनाते हो ना इस तरह से एक्स वाई और जेड, इसका मतलब क्या होता है, जेड इज परपेंडिकुलर टू एक्स, जेड इज परपेंडिकुलर टू वाई, एक्स इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू वाई। ये सारे परपेंडिकुलर एक्सिसेस हैं, ठीक है। यहाँ पे परपेंडिकुलर दिख रहा है एक्स वाई। अब जेड कहाँ होगा, ऐसे परपेंडिकुलर, इस प्लेन पे परपेंडिकुलर। एक्स वाई एक प्लेन हुआ, इस प्लेन के परपेंडिकुलर तीसरा एक्सिस जेड होगा। तो जब ये अंदर जाएगा तो माइनस के हो जाएगा और जब इस प्लेन से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस के। तो जब आप प्लस के लिखते हैं इसका मतलब हो गया यूनिट वेक्टर, ये भी यूनिट वेक्टर है ना, ठीक, परपेंडिकुलर टू आई एन जे, ठीक है। और माइनस के क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो ये चीज़ें समझ में आ गई। यूनिट वेक्टर ऐसे यूनिट वेक्टर को बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है ना, उस वेक्टर क्वांटिटी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो अब जैसे देखिए ये वेक्टर है आपका एफ कोई वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसका मैग्नीट्यूड इंटू एफ कैप। तो ये चीज़ मैग्नीट्यूड हो गई और एफ कैप हो गया डायरेक्शन ऑफ फोर्स एफ, है ना। तो एफ कैप ये फिर आपका एफ इंटू एफ कैप भी हो सकता है। तो एफ कैप यूनिट वेक्टर एफ ये कैसे निकला आपका, वेक्टर एफ बाई मॉड ऑफ वेक्टर एफ, ठीक। इसी तरह से आर वेक्टर है, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, इसमें मैग्नीट्यूड होगा और इसमें डायरेक्शन भी होगा। तो आर कैप इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका है, फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब देखिए अगर मैं नॉर्मल अलजेब्रा की बात करूं, सिंपल अलजेब्रा है ना, तो सिंपल अलजेब्रा में क्या क्या होता है, एडिशन होती है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है और डिवीज़न होता है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये हम कर सकते हैं, ठीक है। दो वेक्टर को ऐड भी की जा सकती है, एक वेक्टर को सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है। तो सब्ट्रैक्शन जो होता है, ये एडिशन तो ठीक है, दिस इज एडिशन ऑफ ए एंड दिस इज एडिशन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और ये जो होगा आपका ये भी एडिशन ही होगा, लेकिन कैसा, एडिशन ऑफ वेक्टर ए एंड नेगेटिव वेक्टर बी, है ना। तो वेक्टर में दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन एक्चुअली में एक पॉजिटिव वेक्टर और एक नेगेटिव वेक्टर का एडिशन होता है। इसी को आप ए माइनस बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वेक्टर का एडिशन होता है ना। सब्ट्रैक्शन मीन्स एडिशन ऑफ वेक्टर ए एंड नेगेटिव वेक्टर बी।
ठीक है। अब हम अगर बात करें मल्टीप्लिकेशन की, तो एक वेक्टर को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे ये वेक्टर ए है, ठीक, और आप इसको इस एरो हेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, मान लो इसकी कुछ लेंथ होगी। अब मैं इसको हाफ वेक्टर ए कर दूँ, मतलब इस वेक्टर को मैंने एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर मतलब मैग्नीट्यूड, मतलब एक वेक्टर को किसी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये वेक्टर को 2 हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वेक्टर बदल जाएगी। क्या हो जाए, अगर वेक्टर ए ये है तो इसका आधा कितना आएगा, ये वेक्टर हो गया। अगर मैं लिख दूँ 3 वेक्टर ए, इसका मतलब ये वेक्टर ए है तो इसका 3 गुना, है ना, ये हो गया आपका 3a वेक्टर, ये हो गया आपका a वेक्टर, और ये हो गया आपका हाफ ए वेक्टर। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन है। बात समझ में आ रहा है? तो किसी वेक्टर को अगर आप स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पूरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। इस वेक्टर का ये डायरेक्शन था, इसमें हाफ किया तो डायरेक्शन वही है लेकिन मैग्नीट्यूड कम हो गई। 3 से मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीट्यूड बड़ा हो गया लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। तो ये आप सिंपल अलजेब्रा समझ रहे थे। वेक्टर अलजेब्रा हम कल पढ़ेंगे या आगे की क्लास में पढ़ेंगे। अब दूसरी बात होती है डिवीज़न। डिवीज़न क्या होता है, किसी वेक्टर को आप डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे वेक्टर ए बाय वेक्टर बी, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। किसी वेक्टर को किसी वेक्टर से हम डिवाइड नहीं कर सकते। या इवन किसी स्केलर, जैसे 5 कोई स्केलर वैल्यू है, 5 डिवाइड बाय वेक्टर ए, ये भी पॉसिबल नहीं है। वेक्टर में डायरेक्शन होता है ना, तो ये चीज़ें गलत हैं। मतलब वेक्टर से किसी चीज़ को डिवाइड नहीं की जा सकती। मतलब आप पिज़्ज़ा खा रहे हो तो आप उसे बोलोगे ना कि मुझे 1/4 दो, ठीक है। उसे आप ये थोड़ी कह सकते हो, कहोगे कि मुझे नॉर्थ ईस्ट के 30 डिग्री से 0 डिग्री तक काट के दो, तो ये थोड़ा अजीब सा हो जाता है। तो वही बात होता है, मतलब आप मुझे पूरब से काट, हाँ, तो ये संभव नहीं है। कोई डायरेक्शन से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये गलत है, ये भी गलत है। तो किसी क्वांटिटी को वेक्टर से डिवाइड नहीं की जा सकती, चाहे वो स्केलर को वेक्टर से डिवाइड करो या वेक्टर को वेक्टर से डिवाइड करो, ये गलत है, ये संभव नहीं है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? देखिए इक्वल वेक्टर, दो वेक्टर इक्वल हो सकते हैं जब उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। जैसे अगर मैं ऐसे लिख दूं, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, तो ये दोनों हम क्या लिखेंगे, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। क्यों? इन दोनों का डायरेक्शन सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, सेम लेंथ का। देखो एरो का लेंथ सेम दिख रहा है ना। अगर मैं ऐसे लिख दूं, वेक्टर पी और वेक्टर क्यू, तो यहां भी ये क्या हो गया आपका वेक्टर p इज इक्वल टू वेक्टर q, ये इक्वल वेक्टर है। लेकिन ऐसे कर दूं कि ये वेक्टर मान लीजिए b है, ये वेक्टर c है और ये वेक्टर d है। दोनों का डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग हो गया, तो हम कहेंगे वेक्टर c इज नॉट इक्वल टू वेक्टर d।
ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं है, लेकिन ये दोनों पैरेलल वेक्टर हैं, वेक्टर सी पैरेलल टू वेक्टर डी, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर भी हो सकते हैं, इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर हो सकते हैं, है ना, लेकिन पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं हो सकते। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? A vector can be displaced but its direction cannot be changed, cannot be changed। मतलब हम एक वेक्टर को डिस्प्लेस कर सकते हैं लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। कहने का मतलब जैसे ये वेक्टर है, ये वेक्टर, तो इसको आप एज इट इज उठा के इधर ले जाओ, इस तरफ ऐसे ले जाएंगे। अब ना तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, ना ही इसका डायरेक्शन चेंज होगा। ठीक है, इसको मैं उठा के यहाँ भी ऐसे कर सकता हूँ, लेकिन एक बात की ध्यान रखनी होगी कि डायरेक्शन चेंज नहीं हो, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो, बस उसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह करनी है। जैसे ये वेक्टर है ना, मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो मैं इस बी को ऐसे पैरेलली उठा के यहाँ रख दूंगा, ऐसे ले आऊँगा, ये वेक्टर बी हो गया, और इस वेक्टर को भी उठा के मैं ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ लेकिन वेक्टर डिस्प्लेस हो गया, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ आ गया। और देखो तो हम इस तरह से डिस्प्लेस करके या कंस्ट्रक्ट करके एक पैरेललोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो एक वेक्टर को आप डिस्प्लेस कर सकते हो लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। डायरेक्शन चेंज करने से क्या होगा? प्रॉपर्टी बदल जाएगी वेक्टर की। मतलब अगर ये वेक्टर ए है और इतना ही अगर मैं ऐसे बना दूं तो ये हो जाएगा माइनस ए वेक्टर। जैसे आप यहाँ से पूर्व जा रहे हैं ईस्ट की तरफ, है ना, तो यहाँ से जब हम, और मान लो ये आपका है पी वेक्टर, तो यहाँ से जब हम सेम पीछे चले जाए उतना ही जितना इधर गए थे, तो ये हो जाएगा माइनस पी वेक्टर, मतलब वेस्ट की तरफ आ गए। तो ये दोनों क्या हो गया? आपके एंटी पैरेलल वेक्टर हो गए, है ना। ठीक है, तो एक वेक्टर का आप डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, उसको डिस्प्लेस जरूर कर सकते हैं। एक वेक्टर ए है प्लस माइनस वेक्टर ए, अगर मैं इसका ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा आपका? जीरो वेक्टर, ये जीरो वेक्टर हो जाएगा। फिर ये वेक्टर है, ठीक है, मान लीजिए वेक्टर ए है, और अगर मैं इसको रोटेट कर दूं, यहाँ से रोटेट करूं वापस 360 डिग्री या फिर 2 पाई रेडियन, तो किसी वेक्टर को 360 डिग्री या 2 पाई से रोटेट करने पर वेक्टर आपका चेंज नहीं होगा, वो वापस वहीं पहुंच जाएगा, उसी डायरेक्शन में आ जाएगा। लेकिन अगर आप किसी वेक्टर को, जैसे ये वेक्टर P है, इसको थोड़ा थीटा एंगल से रिप्रेजेंट चेंज कर दिया, मैग्नीट्यूड वही रखा, थीटा एंगल पे चेंज कर दिया, तो ये वेक्टर बदल जाएगा, ये वेक्टर Q हो जाएगा, है ना। तो 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन से कम पे किसी भी एंगल पे अगर आप वेक्टर को रोटेट करेंगे तो वो वेक्टर ही बदल जाएगा।
लेकिन 360 डिग्री पूरा अगर आप घुमा देते हैं तो वेक्टर चेंज नहीं हो रहा। इतनी बात समझ में आ रही? एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अब अगर मैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर की बात करूं तो क्या होगा? एंगल बिटवीन टू वेक्टर ये क्या होगा? जैसे ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी। इन दो वेक्टर का जो टेल जहाँ मिल रहा है ना, देखिए दो वेक्टर हैं, इनके टेल यहाँ मिल रहा है। अब इस टेल जहाँ मिल रहा है वहाँ पे दो एंगल बन रहा है, एक स्मॉलर एंगल थीटा और एक लार्जर एंगल अल्फा। तो थीटा इज स्मॉलर एंगल एंड अल्फा इज लार्जर एंगल। तो जब हम दो वेक्टर के बीच एंगल की बात करेंगे तो वो स्मॉलर एंगल ही होगा। इट इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, तो अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, टू वेक्टर व्हेन टेल्स आर कॉन्साइड्स, मतलब एक कंडीशन है कि आप टेल को कॉन्साइड करके ही एंगल बनाओगे। जैसे वेक्टर का टेल टेल मिल रहा है तो अब यहाँ पर जो एंगल बनेगा यही ए और बी का बीच का एंगल है। ठीक है, अब मान लीजिए तो थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब मान लो कोई वेक्टर है ऐसे p और एक वेक्टर मैंने ऐसे बना दिया q। ठीक है, तो यहाँ तो हेड टेल नहीं मिल रहा, यहाँ हेड टेल नहीं मिल रहा, सॉरी हेड टेल मिल रहा है, टेल टेल नहीं मिल रहा है। फिर भी हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को आगे बढ़ा देंगे और ये एंगल बोलेंगे थीटा। ऐसा क्यों बोलेंगे? ये थीटा आपका एंगल हो गया। क्यों बोलेंगे ऐसा? देखिए आपको तो पढ़ाया गया है कि टेल टेल जब ज्वाइन करेगा तभी वेक्टर होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से एक वेक्टर बना दिया p और एक वेक्टर बना दिया q। मैं कह रहा हूँ कि ये एंगल आपकी थीटा होगी, ये वाली नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देखिए ये वेक्टर p है और ये वेक्टर q है। ठीक है, मुझे बताना है कि यहाँ पे कौन सा एंगल होगा। तो मैं क्या करूँगा, इस वेक्टर को डिस्प्लेस कर दूंगा, ऐसे टेल पे ले आऊँगा। तो ये एज इट इज़, चूँकि वेक्टर को डिस्प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे ले आए। जैसे q यहाँ पे आ गया तो अब टेल टेल कॉन्साइड कर रहा है, तो यहाँ पर जो स्मॉलर एंगल है वो थीटा है ना। अब आपने इसको डिस्प्लेस किया, डायरेक्शन तो चेंज किया नहीं, मतलब ये पैरेलल है तो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, अल्फा अल्फा अल्फा, तो अल्फा इज एंगल बिटवीन वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू। तो दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालना ये आपको समझ में आ गया, मतलब कैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है,
जैसे देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वेक्टर ए है, ठीक है। यहाँ पर आपका एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। दूसरा फिर वही एक्स एक्सिस है और ये वेक्टर बी है और ये एंगल है 45 डिग्री, ठीक। अब फिर वही एक्स एक्सिस है और ये वेक्टर सी है और ये हो गया आपका 45 डिग्री, ठीक है। ये गिवन है। मुझे ए और बी के बीच एंगल बताना है, तो मैं क्या करूँगा, एक्स एक्सिस ऐसे रहने दो, ए आपका ऐसे गया, ये है 30 डिग्री, और बी को उठा के यहाँ पे ले आया, इसको डिस्प्लेस किया एक्स एक्सिस पे यहाँ, है ना। इसको मान लो 30 डिग्री, ये भी आपका 30 डिग्री है। तो इस बी को यहाँ पे ले आया ऐसे, है ना, वेक्टर को डिस्प्लेस कर सकते हैं, तो ऐसे ही उठा के यहाँ पे ले आया 30 डिग्री, ठीक है। आ गया। अब ए और बी के बीच में एंगल क्या आ गई, टेल टेल ज्वाइन कर रहा है, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी इज एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 60 डिग्री, है ना। इसको हटा दो, यहाँ से यहाँ 60 डिग्री दिखेगा, यही स्मॉलर एंगल है, क्योंकि इस तरफ तो बड़ा एंगल हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैं ए और सी के बीच एंगल देखूं, है ना, तो इस ए को उठा के यहाँ ले आओ, डिस्प्लेस कर सकते हैं। ये एंगल कितना आपका 35 डिग्री, तो अब ए और सी के बीच एंगल कितना हो गया 75 डिग्री, है ना, यही स्मॉलर एंगल है। तो एंगल बिटवीन ए एंड सी वेक्टर ये 75 डिग्री। समझ में आई बात? ठीक है। अब देखिए, जैसे मैं लिखूं कि अ मैन गोज 3 मीटर ईस्ट, 4 मीटर नॉर्थ, and then 1 मीटर वेस्ट। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम? यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट किया, ईस्ट की तरफ गया 3 मीटर, ठीक, 4 मीटर गया नॉर्थ, तो जितना 3 है उससे बड़ा बनाना पड़ेगा मुझे, ये हो गया 4 मीटर नॉर्थ। अब फिर वेस्ट गया, अब यहाँ से वेस्ट गया 1 मीटर, है ना। अब इसका नाम दे दो ABC, है ना, ऐसे आ गया। तो अब वेक्टर OA क्या होगा आपका 3i कैप, चूँकि ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं फ्रेम बना दूँ, ये x, ये y और ये z, तो यहाँ तो z की तो बात है नहीं, सिर्फ x y की है। तो वही आपका पॉजिटिव x एक्सिस में जा रहा है, इधर ईस्ट होगा, इधर नॉर्थ होगा, है ना, ये साउथ हो गया और ये वेस्ट हो गया, ठीक। तो OA वेक्टर आपका हो गया 3i। ये भी वेक्टर क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू जे कैप, ऐसे लिखेंगे। तो ये तो यूनिट वेक्टर है, तो डायरेक्शन के लिए रिप्रेजेंट की जाती है, मतलब 4 इंटू 1 को फर्क नहीं पड़ता, 1 4 ही होगा, लेकिन आई जे डालने से क्या होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। BC क्या हो गया आपका
1 इंटू माइनस आई, है ना। तो ये इसको आप लिख सकते हो माइनस आई कैप। ठीक है, तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे इसके वेक्टर अलजेब्रा पार्ट स्टार्ट होगा, जिसमें हम एडिशन, वेक्टर, सब्ट्रैक्शन, वेक्टर, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए।